हेलो बच्चों, इस वीडियो के साथ हम लोग क्लास 10th साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, वो शुरू करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर इसका एक सेकेंड वीडियो भी आएगा जिसमें 15 क्वेश्चन और, मतलब इस चैप्टर में हम लोग टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या उसी पैटर्न पर आधारित है, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। ठीक है, फिर ऐसे ही हर चैप्टर को हम लोग बारी बारी से इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखेंगे, अपना प्यार देंगे और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि BE2C मतलब बेरिलियम कार्बाइड और प्लस XH2O गिव्स आउट YBeOH होल ट्वाइस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस CH4 यानी मेथेन। एक रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है जो कि संतुलित रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट X और Y लिखा है। हमसे कह रहा है कि X Y का मान क्रमशः क्या होगा, 2 4 होगा, 1 2 होगा, 4 2 होगा या फिर 2 1 होगा। बड़े आराम से, घबराना नहीं है। हमने जो चैप्टर का जो वीडियो अपलोड किया गया था उसमें ये बताया गया है कि हम समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे समीकरण को संतुलित करते हैं, ये हमने सीख रखा है। तो उसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, अगर हम समीकरण को बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे, तो x और y के जगह पे कोई एक संख्याएं आएंगी, x आएगा, y आएगा, उसको हम ज्ञात करना है, वही हमें बताना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम समीकरण को संतुलित करें। जैसे हम बैलेंस करेंगे, संतुलित कर लेंगे, हमें x y के मान मिल जाएंगे। चलिए तो संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे दिख रहा है बेरिलियम, यहाँ पे बेरिलियम के परमाणुओं की संख्या अगर गिने तो नीचे 2 लिखा, मतलब बेरिलियम 2 है। इधर 2 बेरिलियम के परमाणु हैं, तो दाएं तरफ भी बेरिलियम के 2 परमाणु होने चाहिए, तभी समीकरण संतुलित होगा। तो अगर हम y की जगह पे 2 लगा देते हैं तो बेरिलियम 2 हो जाएगा। तो इसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से जानते हैं, तो वही हमें करना पड़ेगा। हमने पहले सोचा कि अगर हम यहाँ 2 रख देते हैं तो क्या बेरिलियम की संख्या बराबर हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। तो जैसे ही 2 रखा, बेरिलियम को बराबर किया। फिर देख रहे हैं दूसरे परमाणुओं पे क्या फर्क पड़ रहा है। दूसरा परमाणु है कार्बन। कार्बन को देखें अगर, तो कार्बन यहाँ अकेला है, यहाँ भी अकेला है। कार्बन तो पहले से संतुलित है, इसके ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बचते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चेक करके देखते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 2, और यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, OH का होल ट्वाइस है, मतलब 2 यहाँ पहले से, आगे 2 से गुणा हो गया, तो 2 दूनी 4 और CH4 में 4 है, 4 और 4 8, यानी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या दाईं तरफ 8 है, तो बाईं तरफ 8 होना चाहिए। अभी 2 दिख रहा है, 2 में हम 4 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, मतलब x के जगह पे हम 4 लिख लें तो हमारा काम चल जाने वाला है। हमने 4 लिखा। अब देखेंगे क्या ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई या अलग अलग है। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या देखेंगे तो यहाँ पे कितना दिख रहा है, ओ एक O है, H2O में एक O है, 4 से गुणा नहीं 4 ऑक्सीजन। इधर कितना दिख रहा है, OH होल ट्वाइस में 2 हो गए और 2 यहाँ से, 2 दूनी 4, तो ऑक्सीजन 4 4, यानी पूरी तरह से समीकरण हमारा संतुलित हो गया। तो x के जगह पे हमें 4 लिखना पड़ा, y के जगह पे 2 लिखना पड़ा, x के जगह पे क्या लिखना पड़ा 4, y के जगह पे क्या लिखना पड़ा 2, यानी जो x और y की जो वैल्यूज होंगी, x y के जो मान होंगे वो क्रमशः 4 और 2 होंगे, 4 और 2। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 2PbO लेड ऑक्साइड है प्लस C कार्बन, SS जो लिखा वो सॉलिड रूप में, ठोस के रूप में। यहां पे क्या बन रहा है 2PbS, S मतलब सॉलिड, यहां सल्फर वाला S नहीं है, जो कोष्टक में लिखा वो सॉलिड नहीं, ठोस को प्रदर्शित करता है, CO2 गैस के रूप में। 4 इसमें विकल्प नहीं है, ये 4 कथन है, 4 स्टेटमेंट लिखा हुआ है। सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ये 4 स्टेटमेंट, 4 कथन इस समीकरण के साथ दिए हुए हैं और इनके आधार पर हमें बताना कौन सा कथन सत्य है। पहला सत्य है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, या फिर पेयर के रूप में भी हो सकता है, जोड़े के रूप में। जैसे पहला ऑप्शन दिया ए फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी पहला और दूसरा सही है। बी में कह रहा है कि पहला और तीसरा, और सी में कह रहा है पहला दूसरा तीसरा, और डी में कह रहा है ये सभी। पहले क्वेश्चन सही कर ले, ये क्वेश्चन किताब में असत्य करके दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है, तो पहले असत्य के हिसाब से चलते हैं, फिर सत्य के हिसाब से भी बात को समझेंगे। ठीक है, तो असत्य है तब हमें बताना कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा।
चलिए पहले पहले समीकरण को देखें और चारों स्टेटमेंट को बारी बारी से समझे कि क्या क्या लिखा हुआ है, चारों कथन को समझने की कोशिश करते हैं। पहला लिखा है 2PbO और C, यहां से Pb और प्लस CO2। जो आप कथन दिए उसमें अपचयन और उपचयन की बात किया, अपचयन और उपचयन का। अपचयन क्या होता है? अपचयन क्या होता है हमने वीडियोस में पढ़ाया है, चैप्टर में जो वीडियो अपलोड किया उसमें पढ़ाया गया। अपचयन क्या होता है? ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन निकल रहा हो या फिर हाइड्रोजन जुड़ रहा हो तो उसे हम अपचयन कहेंगे। ऑक्सीजन निकल रहा हो या फिर हाइड्रोजन जुड़ रहा हो तो वो अपचयन की पहचान है। क्या पहचान है? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना माइनस O, ऑक्सीजन निकलना, प्लस हाइड्रोजन का जुड़ना, ये दोनों किसकी पहचान है? ये पहचान है अपचयन का। इसका पहचान है अपचयन का। इसके बाद दूसरा ऑक्सीकरण, जिसको उपचयन भी कहते हैं। ऑक्सीकरण उपचयन का पहचान क्या? ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना, प्लस O माइनस H। ये किसका पहचान है? ये पहचान है उपचयन का, जिसको हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। उपचयन का दूसरा नाम ऑक्सीकरण होता है। तो इस फार्मूले से, इस ट्रिक से चलें। देखें, PbO से बनना है PB, PbO से PB, मतलब PbO में से O निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो जहां ऑक्सीजन निकलता है माइनस O, उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। इसका मतलब लेड ऑक्साइड का PbO का अपचयन हो रहा है, PbO का अपचयन हो रहा है। तो क्या इसमें कहीं लिखा है कि लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है? जहां लिखा वो सही है। तो आप चौथे कथन में कह रहा लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, मतलब चौथा कथन स्टेटमेंट सही है। चौथा क्या हमारा सही है? पहले हम सही गलत इसमें पहचान लेते हैं, तो चौथा हमारा स्टेटमेंट सही है। चलिए और आगे देखते हैं। C से बना CO2, कार्बन से CO2, तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया तब तो CO2 बना। इसका मतलब कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा, ऑक्सीजन प्लस होता तो उसको क्या बोलते हैं? उपचयन या ऑक्सीकरण बोलते हैं। इसका मतलब कार्बन का हो रहा है उपचयन, कार्बन का हो रहा है उपचयन। कहां दिया कार्बन का उपचयन हो रहा है? तीसरे में कार्बन का उपचयन हो रहा है, तीसरे में लिखा है, मतलब तीसरा कथन भी सत्य है। तो चौथा और तीसरा तो हो गए सत्य। पहले की बात करें, कह रहा सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है मतलब शीशे से ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अपचयन का मतलब अपचयन का मतलब क्या? ऑक्सीजन का निकलना। अपचयन का मतलब क्या? ऑक्सीजन का निकलना। तो कह रहा शीशा अपचयित हो रहा है मतलब शीशा से ऑक्सीजन निकल रहा है। कहां निकल रहा है शीशा से ऑक्सीजन? शीशा नहीं था ये, लेड ऑक्साइड था, उससे ऑक्सीजन निकल रहा था। यहां कह रहा शीशा से ऑक्सीजन निकल रहा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या? ये तो गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। अपचयन का मतलब क्या होगा? या तो ऑक्सीजन निकलेगा या फिर हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, ये कह रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन कहां निकल रहा है? कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है। अभिक्रिया लेफ्ट से राइट की तरफ होती है, तो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनना, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? गलत है। तो समीकरण के अनुसार 3 और 4 सही है, 1 और 2 गलत है। क्वेश्चन में पूछा कौन सा कथन असत्य है, असत्य वाला कौन सा? 1 और 2। इसका मतलब 1 और 2 जहां दिखेगा हमें ए ऑप्शन है हमारा सही होगा। अगर क्वेश्चन में कहा कि असत्य कौन सा है तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। एक क्वेश्चन बैंक है, मैं किसी क्वेश्चन बैंक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसमें एक गलत ऑप्शन दिया। अगर आपके पास वो क्वेश्चन बैंक होगा, बहुत फेमस है, तो आप देखते ही समझ जाएंगे, उसमें ऑप्शन बी चूज किया हुआ जो कि गलत है। सही कॉन्सेप्ट के अनुसार हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, उस क्वेश्चन बैंक के हिसाब से नहीं जाएंगे, वो गलत है, ये सही है। अगर क्वेश्चन में रहता कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, तब 3 और 4 सत्य होते हैं। 3 और 4 ऑप्शन में नहीं दिया तो हम क्या करते? ऑप्शन उसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन फिर बदलना पड़ता। क्वेश्चन के हिसाब से फिर ये ऑप्शन बदल जाएंगे, तो जहां उसमें 3 और 4 दिया होगा उसको हम लोग सही करेंगे। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन असत्य था, उस हिसाब से ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसके हिसाब से हमारा पहला और दूसरा कथन असत्य है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्या क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। लौह चूर्ण पर तनु HCl अम्ल डालने पर क्या होता है? लौह चूर्ण यानी आयरन है,
आयरन का बुरादा है, लोहे का बुरादा है, उस पर तनु HCl अम्ल डालने पर क्या होता है? ऑप्शन दिया, हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस तथा आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनता है। चलिए अब इसके लिए हमें अभिक्रिया पता होना चाहिए कि अभिक्रिया होती कैसे है। तो लौह चूर्ण जिसको हम लिखेंगे आयरन, यहां पे लिख रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, Fe। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। तो आयरन चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, देखें यहां से आयरन के साथ Cl मिलकर के ये FeCl2 बना लेता है, फेरस क्लोराइड नाम है इसका। एक होता है FeCl3 जिसका नाम फेरिक क्लोराइड होता है, और FeCl2 होता है फेरस क्लोराइड। क्लोराइड आयन पे एक माइनस चार्ज है, तो अगर दो क्लोराइड आयन है इसका मतलब Fe पे दो प्लस है, और जब Fe डबल प्लस होता है तो उसे हम फेरस आयन बोलते हैं, और जब FeCl3 होता है इसका मतलब Fe पे ट्रिपल प्लस होता तब उसे हम फेरिक बोलते हैं। तो FeCl3 फेरिक क्लोराइड है, FeCl2 फेरस क्लोराइड है। तो फेरस क्लोराइड बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ता है। तो ये अभिक्रिया दोनों के बीच है, Fe+2HCl gives out FeCl2+H2। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आयरन का क्लोराइड, फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन बना है, यानी आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस किसमें दिया? ऑप्शन ए सही है। अगर मान ले रिएक्शन नहीं भी लिखना आ रहा तब भी ऑप्शन के हिसाब से उत्तर पहचान सकते हैं। दूसरे में कह रहा क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। चलिए हो सकता है कि Fe+HCl देख के Cl से क्लोरीन गैस समझ में आ सकता है, किसी के दिमाग में हो सकता है क्लोरीन गैस बनना, लेकिन आयरन हाइड्रोक्साइड कहां से आ जाएगा? OH तो है नहीं, किसमें OH ग्रुप है ही नहीं, तो हाइड्रोक्साइड नहीं आ सकता। वो गलत कर देंगे, तुरंत बी को छाट देंगे। फिर आयरन लवण एवं जल बनता है, तो कहीं OH है नहीं, OH रहेगा तब तो OH और H2 बनेगा, तो OH नहीं दिख रहा मतलब जल भी नहीं बन सकता। तो इस तरह से छाट करके हम ऑप्शन ए के पास भी जा सकते थे, लेकिन वैसे रिएक्शन लिखना आना चाहिए, सीखना पड़ेगा। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा अभिक्रियाओं को आपके बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, उनको बार बार लिखिए, देखिए, अभिक्रियाओं को सामने जब देखते रहेंगे तो अब सब कुछ क्लियर रहेगा। तो आयरन और HCl के बीच जो रिएक्शन कराते हैं FeCl2+H2 बनता है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या होगा? हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, Mg धातु का वायु में जलना उदाहरण है। Mg धातु का, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना क्या, कौन सा उदाहरण है ये बताना है। कह रहा भौतिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का, या नोटा, नन ऑफ दीज। ठीक है, NOT, नन ऑफ दीज, जिसको नोटा भी बोल सकते हैं। तो Mg धातु का वायु में जलना, हमने एक शॉर्ट्स में इसके बारे में भी क्वेश्चन कराया था, शॉर्ट वीडियो में भी, उसको भी आप देख सकते हैं। Mg प्लस वायु, वायु के साथ जब जलाएंगे किसी भी चीज को, जब वायु के साथ हम जलाते हैं किसी तत्व को तो उसका ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? उसका ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम को जलाएंगे तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम का ऑक्साइड। और जब किसी चीज को हमने दहन करा दिया, उसका ऑक्साइड बना दिया, तो उससे फिर उस चीज को, उस धातु को, उस तत्व को प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड से फिर हम मैग्नीशियम को प्राप्त नहीं कर सकते, वापस नहीं ला सकते उसे। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं, जहां एक नया पदार्थ बन जाता है जिससे पुराने पदार्थ को प्राप्त करना असंभव हो जाता है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसका उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। और उस अभिक्रिया का भी हम नाम दे सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया तो होगी, रासायनिक परिवर्तन मतलब रासायनिक अभिक्रिया। उस रासायनिक अभिक्रिया का नाम क्या होगा? तो रिएक्शन जब लिखेंगे Mg+O, यहाँ पे छोटा सा हम लिख देते हैं, Mg+O2 गिव्स आउट MgO। क्या बनेगा? MgO। समीकरण संतुलित करने के लिए आगे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। तो 2Mg+O2 गिव्स आउट 2MgO, ये अभिक्रिया होगी। इस अभिक्रिया में दिख रहा ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है Mg और ऑक्सीजन, दो जुड़ करके एक उत्पाद बना रहे MgO। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया, या योगात्मक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। दहन अभिक्रिया अगर ऑप्शन में तो भी चल जाएगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन के साथ किसी चीज को हम जलाते हैं तो उसे दहन बोलते हैं, तो दहन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं इसको। तो संयोजन का उदाहरण है, योगात्मक का उदाहरण है, या फिर दहन का भी उदाहरण हो सकता है। तो ऑप्शन देख करके टिक करेंगे क्या क्या दिया हुआ है। यहां के लिए इस ऑप्शन में कौन सा सही है? रासायनिक परिवर्तन। अगला कह रहा है जिंक प्लस CuSO4, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आउट जिंक सल्फेट प्लस कॉपर।
एक अभिक्रिया दी है, कह रहा किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। देखिए यहां पे अगर देख रहे हैं हम तो जिंक, और यहां पे जिंक के ZnSO4, फिर अगले में क्या CuSO4 से बन गया CO। तो एक तरह से दिख रहा है कि जो सल्फेट आयन के साथ कॉपर था, उस सल्फेट आयन के साथ जिंक आ गया, मतलब जिंक ने कॉपर को हटा दिया, खुद उसकी जगह पे आ गया। जिंक ने कॉपर को हटा दिया, खुद उसकी जगह पर आ गया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। कभी कभी ये विस्थापन एक ही अभिक्रिया में 2 बार होता है तो हम उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, लेकिन यहाँ एक ही बार हो रहा, जिंक कॉपर को हटा करके उसकी जगह पर आ गया है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, BaCl2 एक्वस यानी जली विलयन के रूप में, प्लस H2SO4 ये भी एक्वस लिखा जली विलयन के रूप में, फिर BaSO4S लिखा मतलब ठोस के रूप में, सॉलिड के रूप में, प्लस 2HCl एक्वस जली विलयन के रूप में। कह रहा किस प्रकार की अभिक्रिया, ऑप्शन 4 दिया है, योगात्मक, निराकरण, अवक्षेपण और नॉट, नन ऑफ दीज मतलब नोटा। ठीक, चारों में से ऑप्शन चूज करना है क्या। तो यहां देखें योगात्मक का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं जब दो अभिकारक मिलकर के सिर्फ एक उत्पाद दे रहे हो तो हम उसे योगात्मक बोल सकते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है, देखें यहाँ पर दिख रहा है कि AB एक्वस है, जली विलयन, यहाँ भी जली विलयन और ये ठोस। तो एक जली विलयन के अंदर BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट ठोस के रूप में रहेगा। तो जब एक जली विलयन के अंदर कोई ठोस आता है, इसका मतलब क्या है कि वो नीचे तली में उसके बैठ जाता है, अवक्षेप के रूप में बढ़ जाता है, प्रिसिपिटेट के रूप में बढ़ जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। और ऐसी अवक्षेपण अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया नाम से भी जानते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें 2 जगह विस्थापन दिखेगा हमें। कैसे, देखें जहां क्लोराइड आयन के साथ Ba था, वहां पे क्लोराइड आयन के साथ H+ आ गया, हाइड्रोजन आयन आ गया। तो क्या किया, Ba ने क्या किया, Ba के जगह पे H आ गया, Ba के जगह पे H आ गया, और सल्फेट के साथ H था, उसके जगह पे Ba आ गया। तो दोनों ने एक दूसरे को विस्थापित किया, एक को हटा के दूसरा आ रहा है, H के जगह पे Ba के जगह पे H। तो क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी बोला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में अवक्षेपण दिया था, तो ये सॉलिड लिखा हुआ ठोस अवक्षेप के रूप में नीचे बढ़ जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में अवक्षेपण है तो अवक्षेपण के साथ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर C सही हो जाएगा। चलिए फिर 7वां क्वेश्चन है, Fe2O3 + 3CO गिव्स आउट 2Fe + 3CO2। कह रहा में अपचायक है, अपचायक पहचानना है। अपचायक कैसे पहचानते हैं, जिसका खुद का ऑक्सीकरण होता है वो कहलाता अपचायक, और जिसका अपचयन हो रहा होता है वो कहलाता ऑक्सीकारक। उल्टा है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक है, जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक है। तो यहां पे कह रहा अपचायक पहचानना है, तो हम देखेंगे कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक बन जाएगा। तो इसमें पहचाने किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण की पहचान अभी बताया था। ऑक्सीकरण की पहचान यानी उपचयन की पहचान क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना। तो देखें किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन निकल रहा है। तो CO हो गया CO2, CO से बन गया CO2, मतलब CO के साथ ऑक्सीजन आकर के जुड़ रहा होगा, या फिर Fe2O3 से Fe इसके साथ ऑक्सीजन निकल रहा है। तो यहां ऑक्सीजन निकल रहा है, इसका मतलब इसका हो रहा है अपचयन, और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, CO का। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो बन जाता है अपचायक। तो CO क्या है, यहां पर अपचायक है, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो CO हमारा क्या है, अपचायक है। तो ऑप्शन हमारा B सही हो जाएगा। तो आप इन क्वेश्चंस का एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और इसको कॉपी में नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 15 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करा 8वां, समीकरण पूरा करें। NaOH खाली स्थान दिया है, गिव्स आउट CH3 CONA + H2O। 4 ऑप्शन दिया है, CH3OH, CH3COH, C2H5OH और CH3CH2COH। ये 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन आपको पहचानना है। देखिए अगर यहां से देख रहे हैं तो Na+OH-, यहां से प्लस माइनस अगर तोड़ के देखें तो CH3COO-, जिसका नाम होता है एसीटेट आयन, और यहां पर Na+। क्या करें, प्लस माइनस का ही सारा खेल है। तो CH3CO- और Na+, यहां से Na+ और OH-। तो चले इस वाले में जो हमारा H+ आया, Na+ आया है वो यहां से आया होगा, Na+ यहीं से तो आया, और OH जो है इसके साथ H2O में चला गया।
तो H2O में H प्लस और इसका CH3COO माइनस, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, CH3COOH। इसका प्लस और इसका माइनस जुड़ करके ये बनता है, फिर इसका माइनस और इसका प्लस जुड़ करके ये बना था। तो हमने तोड़ दिया इसका प्लस माइनस, इसका प्लस माइनस, फिर इसके माइनस से उसका प्लस ला करके जोड़ दिया, हमारा जो अभिकारक था वो मिल गया। तो CH3COOH जिसका नाम है एसिटिक एसिड, CH3COOH नाम क्या है, एसिटिक एसिड। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा, CH3COH वाला, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगला कराना हुआ, लेड नाइट्रेट का सूत्र है, लेड नाइट्रेट का सूत्र बताना है हमें। अब लेड नाइट्रेट का सूत्र कैसे लिखेंगे, तो लेड आयन जो होता है Pb पर डबल प्लस होता है और नाइट्रेट आयन का होता है NO3 माइनस। ये दोनों हमें धनानिधान पता होने चाहिए, नाम देखते ही धनानिधान का सूत्र याद आ जाना चाहिए, तभी हम यौगिक का सूत्र लिख पाएंगे। तो Pb पर डबल प्लस होता है, NO3 पे सिंगल माइनस होता है, इसका आवेश इसके नीचे, इसका आवेश इसके नीचे। तो ये 1 है, 1 को लिखा नहीं जाता तो सिर्फ Pb लिखेंगे, 2 है तो इसके नीचे 2 लिखना पड़ेगा, तो NO3 होल ट्वाइस करना पड़ेगा, NO3 होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये हमारा लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है। तो PbNO3 कहां दिख रहा, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जिंक पर Zn पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। अभिक्रिया किसका कराना है, जिंक पर सल्फ्यूरिक अम्ल का, जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का। पिछले क्वेश्चन में, पीछे के क्वेश्चंस में हमने जिंक पर HCl की अभिक्रिया का क्वेश्चन कर रखा है। तो जब जिंक पर H2SO4 डालेंगे तो क्या होगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा ZnSO4, और यहां पर H2 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, H2। प्लस माइनस तोड़ना है बस, H2 में H प्लस निकाल दे तो SO4 माइनस, डबल माइनस होता है, जिंक डबल प्लस होता है, दोनों जुड़ जाएंगे ZnSO4, और H2 दो यहां से निकल जाएंगे। अब वास्तव में क्या हो रहा है कि जिंक इलेक्ट्रॉन निकाल करके, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके Zn डबल प्लस में बदला। अब दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों जो H प्लस थे, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और दोनों HH हो गए, फिर दोनों एटम जुड़ करके H2 बना के निकल जाते हैं। इस तरह से हमें H2 निकल रहा है। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब धातुओं पर अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, धातु अधातु वाला चैप्टर, धातु अधातु वाला, तो वहां पे बारे में चर्चा भी करेंगे। और वैसे भी दूसरे चैप्टर में भी ये बताया गया है कि जब अम्ल हमने पढ़ा, अम्ल की अभिक्रिया धातुओं के साथ पढ़ा है कि जब धातुओं की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो वहां से भी आप समझ सकते हैं। और वैसे भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो केमिकल रिएक्शन चैप्टर है उससे भी हम लगा सकते हैं कि प्लस माइनस तोड़ करके बनाइए जो बनता है, तो क्या निकलने वाला, हाइड्रोजन गैस निकलता है। हमें याद भी होना चाहिए, तो कहां गया हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। CH3COONA सोडियम एसीटेट खाली स्थान है, और उसके बाद बन रहा है CH4 और Na2CO3। उसके बाद ऑप्शन दे रहा ABCD, मतलब कह रहा रिएक्शन को पूरा करना, यहां जो खाली स्थान दिया वहां पे भरना है कि क्या होगा, KOH होगा, NaOH होगा, NH4OH होगा कि CaOH होल ट्वाइस होगा। ठीक है, सिर्फ दिमाग नहीं लगाना, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक दिमाग लगाना, अपना IQ चेक लगाना है बस। यहां पे दिख रहा एक सोडियम है, यहां पे दिख रहा 2 सोडियम है, एक सोडियम 2 सोडियम हो गया। तो दूसरा कहां से होगा, दूसरे वाले अभिकारक से। तो दूसरा अभिकारक वो होगा जिसमें Na है, तो हमें दिख रहा है यहां पर NaOH। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभिक्रिया जानने की हमें जरूरत भी नहीं थी, हमारा काम चल गया। अभिक्रिया होता क्या है, अभिक्रिया होता है CH3COONA प्लस NaOH। अगर इन दोनों की अभिक्रिया कराएं तब अभिक्रिया ये होता है, और क्या बनता है, यहां से CH4 निकलेगा, मेथेन बनेगा, और Na2CO3 और प्लस, बस ये अभिक्रिया होगी। अगर आप अभिक्रिया लिखना चाहें तो ये अभिक्रिया है CH4 प्लस Na2CO3, Na2 और एक O और ये Na2CO3, ये पूरा हो जाता है इतना, और H इसके साथ जोड़ करके CH4।
तो अब ऑप्शन के हिसाब से भी जाएंगे तब भी हमें मिल जाएगा NaOH हो जाएगा। रिएक्शन आपको लिखना तो रिएक्शन आप नोट कर सकते हैं। ये रिएक्शन होता है सोडियम एसीटेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया, मेथेन बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। चलिए अब अगले रिएक्शन क्वेश्चन की तरफ। तेल वाले खाद्य पदार्थों को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? हमने रेंसिडिटी पढ़ा है, विकृत गंधिता पढ़ा है, उसमें कहा गया कि जो खाद्य पदार्थ होता है तेल वाले, ऑक्सीजन के संपर्क में, वायु के संपर्क में आने पर उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे उनका स्वाद और गंध क्या होता है, खराब हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। तो इसके ऑक्सीकरण रोकना पड़ता है हमें। ऑक्सीकरण रोकने के लिए कौन सी गैस हम प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन गैस। क्या हमने पढ़ा है? नाइट्रोजन गैस। उसकी जगह पे हीलियम का भी प्रयोग कर सकते हैं कि ये दोनों गैसें ऐसी हैं जो अभिक्रिया नहीं करती है। क्या कहती है? ये कम रिएक्टिव होती है, कम क्रियाशील होती है। इस वजह से जो हमारा खाद्य पदार्थ होगा ज्यादा समय तक सुरक्षित रह पाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 तथा H2O के संयोजन से बनता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमने बायोलॉजी में भी पढ़ा है, जैव प्रक्रम चैप्टर में प्रकाश संश्लेषण में आप जाके वीडियो देख सकते हैं, वहां भी आपने पढ़ा। और क्लास 6-7 से भी पढ़ते आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की पानी के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। भोजन में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। C6H12O6, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 और H2O के संयोजन से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ठोस के रूप में, इसको उष्मा दिया गया, गर्म किया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड ठोस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में टूट गया। खराब कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन है, द्विविस्थापन है, अपघटन है या संयोजन है? तो जब एक अभिकारक दो उत्पादों में टूटता, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता, तो हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं या अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ उष्मा की उपस्थिति में हो रहा तो उष्मी अपघटन है या उष्मी वियोजन है। तो यहाँ पे अपघटन ऑप्शन में दिया, आप अपघटन की तरफ जाएंगे, सी पे टिक करेंगे। 15वां क्वेश्चन है, BaCl2 + NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट दोनों एक्वस रूप में, जलीय विलयन के रूप में दोनों की अभिक्रिया कराई गई तो बेरियम सल्फेट ठोस के रूप में नीचे बैठ गया और अमोनियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन के रूप में, मतलब बेरियम सल्फेट उसमें अवक्षेप के रूप में बन जाता है। ठोस लिखा, अवक्षेप के रूप में बढ़ जाएगा। कह किस प्रकार की अभिक्रिया है? 4 ऑप्शन दिया, विस्थापन, अवक्षेपण, संयोजन, द्विविस्थापन। ये 4 अभिक्रियाओं के नाम दिए। ऑप्शन नीचे हमारा दिया है, केवल 1 यानी केवल विस्थापन अभिक्रिया है, केवल 2 यानी केवल अवक्षेपण अभिक्रिया है, केवल 4 का मतलब केवल द्विविस्थापन अभिक्रिया है, और 3 जिसे हम क्या कर रहे हैं, 3, 2 और 4 डी में करा 2 और 4 मतलब अवक्षेपण भी है और द्विविस्थापन भी है। पिछले क्वेश्चन में हमने बात किया था, ऐसा क्वेश्चन आया था कि जब अवक्षेपण अभिक्रिया होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है तो दोनों प्रकार का होता है, अवक्षेपण भी होता है, द्विविस्थापन भी होता है। द्विविस्थापन कैसे है कि देखिए, Ba के जगह पे क्या आ गया? Ba के जगह पे आ गया NH4, Cl के साथ, क्लोराइड के साथ Ba था, अब क्लोराइड के साथ अमोनियम आ गया। सल्फेट के साथ अमोनियम था, सल्फेट की जगह पे बेरियम आ गया, सल्फेट के साथ बेरियम आ गया। तो बेरियम ने अमोनियम को, अमोनियम ने बेरियम को, दोनों ने एक दूसरे को विस्थापन किया तो अभिक्रिया का नाम द्विविस्थापन। और चूंकि यहाँ ये ठोस के रूप में नीचे बैठ रहा है तो इसे अवक्षेपण भी कहेंगे, मतलब दोनों प्रकार की अभिक्रिया हो सकता है, अवक्षेपण भी है और द्विविस्थापन भी है। तो हम डी के साथ जाएंगे, 2 और 4 दोनों। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इस तरह से हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर में हमने 15 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में समझा है। चलिए एक और वीडियो इसका लाएंगे पार्ट 2, जिसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15-16 क्वेश्चन की बारे में हम लोग समझेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखते रहें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें।